हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं रितु आप सभी का फिलर फॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को जय कृष्णा, राधे राधे। सभी को गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा लगा आज सब टाइम से आ गए हो और ऐसे ही टाइम से आते रहो क्योंकि समय बहुत कम है और तैयारी बहुत ज्यादा है और सफलता अगर पानी है तो समय को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, है ना। तो अभी कंफर्ट जोन से बाहर आके हार्ड वर्किंग का समय है, तो हार्ड वर्किंग में सभी लगे रहो और अच्छे से प्रयास करो और इसमें दिन रात सब कुछ एक करना है आपको एग्जाम के लिए। अगर कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम आगे बढ़ाएंगे। एक बार आप सभी बता देना कि क्या मेरी वीडियो और वॉइस आपके लिए क्लियर है। यहाँ से सब कुछ ओके है, आप सब कुछ ओके बोल दो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे क्लास के लिए। ज्योत्सना एंड शाहीन, बहुत दिनों बाद आप क्लास में दिख रहे हो। पूजा जी, ओके पूजा आप भी नहीं थी, ठीक है ना। चलिए कुछ न्यू मेंबर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का वेलकम है फिल फॉर्म में। तो अभी हम जो कर रहे हैं पीवाईक्यू कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि पीवाईक्यू कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और सीटेट की जो तैयारी होती है, अगर आप मोस्टली पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा कर लिए तो आपकी समझिए 80% तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो बढ़ाएंगे आज के सेशन को आगे। तो फिलर फॉर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। तो फिलर फॉर्म के हमारी आपकी टेलीग्राम चैनल है और इसका हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। आप हमको वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं आप सभी देख रहे होंगे कि जो भी न्यू वैकेंसीज और सब कुछ आ रहे हैं सारे अपडेट्स वहां पे आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। ओके प्रियंका कुमारी गुड इवनिंग। सपना भारती गुड मॉर्निंग, ओके। चलिए वेलकम है सभी का फिलर फॉर्म में। और मेरा नाम रितु है और मैं आपकी सीडीबी क्लासेस लेती हूँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे पूरे टीम मेंबर्स हैं जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए लाइव क्लासेस लेते हैं अलग अलग टाइम पर, ठीक है। गुड आफ्टरनून सविता जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे साथ नए स्टूडेंट भी मेरे जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। और मैं आशा यही करूंगी कि आप सभी के पेपर्स बहुत अच्छे हों और मेरा जो सहयोग है आपके लिए वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। यहाँ पे जो तैयारी हो रही है पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हो रही है और जो ये लाइव क्लासेस हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे विथ टाइमर और सभी टाइम को मैनेज करिएगा और जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो आंसर करिएगा और जितने लोग आप लोग सही आंसर करते जाइएगा अपने मार्क्स में +1 ऐड करिएगा। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट आउट ऑफ 30 पूरा स्कोर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन को देखिएगा उसके बाद बताइएगा आंसर। एकल माता पिता के बच्चे को पढ़ाते समय एक शिक्षक को ऐसे बच्चों के साथ अलग तरह से व्यवहार करे, ऐसे बच्चों को कम होम असाइनमेंट सौंपे, स्थिर और सुसंगत वातावरण प्रदान करे, इस तथ्य को अनदेखा करे और ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों के बराबर माने। तो राइट आंसर सभी करिएगा। While teaching a single parent child, a teacher should treat such a child differently, assign lesser home assignment to such a child, provides stable and consistent environment, overlook this fact and treat such a child at par with other children. गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा। चलिए सभी आंसर करिएगा। मीला जी का आंसर आ गया है।
ओके, जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, यानी कि थर्ड होगा। उसके लिए हम कैसा करेंगे, स्टेबल और कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, ना उसको अलग तरह का होमवर्क देना है, ना ही उसके तरह से अलग ट्रीट करना है, और ना ही इस चीज को अनदेखा करना है। ठीक है ना, उसके लिए ऐसा इन्वायरमेंट देना है जो उसके लिए सुटेबल हो। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ जाते हैं। सर जिन्होंने सही आंसर किया है उसके लिए +1 मार्क्स ऐड हो जाते हैं, और आज जो भी गलत आंसर देगा उसके लिए मैंने माइनस मार्किंग भी करी है, और मैं कॉपी पेन लेकर बैठी हुई हूँ आप लोग के नंबर्स को सभी को देखने के लिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं मैं चाहती हूँ सभी आप आंसर करिए, गलत हो या सही हो पर आंसर करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में त्वरण का अर्थ क्या है? एक्सक्लेरेशन विथ रेफरेंस टू गिफ्टेड चिल्ड्रंस मीन्स शैक्षिक गतिविधियों के लेन देन में तेजी लाना, शैक्षिक गतिविधियों के लेन देन में तेजी लाना, ऐसे छात्रों को वर्तमान ग्रेड को छोड़कर अगली कक्षा में पदोन्नत करना, या मूल्यांकन की प्रक्रिया में तेजी लाना। आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 2 का सभी। ओके, सभी ने अपना, जिन्होंने सी आंसर किया था फर्स्ट क्वेश्चन के लिए उसके +1 मार्क ऐड हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सभी आंसर करिएगा विद इन 20 सेकेंड। उसके बाद मैं आंसर शो कर दूंगी। त्वरण का अर्थ होता है, यानी कि ऐसे बच्चों को उनके करिकुलम के बराबर लाना, यानी उनकी जो एक्टिविटीज है उनको करिकुलम के लेवल में लाना होता है त्वरण। ठीक है ना, एसिलिरेशन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों के संदर्भ का क्या अर्थ है त्वरण के इसमें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा थर्ड। एसिलेशन क्या बोलता है कि बच्चों को करिकुलम के लेवल में लेके आना है, यानी जो भी उनकी मेंटल एबिलिटी है उसको देखते हुए करिकुलम को उसको सपोर्ट करना है उनके साथ में। ठीक है, तो ये जो त्वरण का अर्थ यहाँ पे दे दिया इसलिए इसका आंसर चेंज हो गया। ठीक है ना, शैक्षिक गतिविधियों में ये सब कुछ करना चाहिए, बट यहाँ पे त्वरण के अर्थ में पूछा था, इसलिए राइट आंसर जो हमारा होगा वो थर्ड होगा। ठीक है ना, बच्चों की प्रतिभा को उनके करिकुलम से मैच कराना है। ठीक है, इसलिए उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट करना है, यानी जिस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनके आईक्यू लेवल से उन्हें और ज्यादा उनको पढ़ना है और ज्यादा जानना है, तो वो बोलता है कि ऐसे बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट? प्रतिभाशाली छात्रों के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त गतिविधि है। पहला आपका है 5 अध्यायों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार हल करें, शिक्षक दिवस पर अपनी कक्षाओं को पढ़ाएं, हाल ही में आयोजित एक स्कूल मैच पर एक रिपोर्ट लिखिए, दी गई अवधारणाओं का में एक मूल नाटक लिखिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 5 अध्यायों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करें, शिक्षक दिवस पर अपनी कक्षाओं को पढ़ाएं, हाल ही में आयोजित स्कूल मैच में एक रिपोर्ट लिखें, दी गई अवधारणाओं पर एक मूल नाटक लिखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट? Solve exercise given at the end of 5 chapter at one go, teach their class on Teachers' Day, write a report on a school match recently held, write on original play on given concept. क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करिएगा।
इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। यानी कि जो भी हम कॉन्सेप्ट बच्चे को दे रहे हैं उस पे मूल एक नाटक लिखने के लिए, तो यहाँ पे जो होगा चीजें, बच्चा अपनी इमेजिनेशन से, अपनी थिंकिंग से चीजों को लिखना सीखेगा, अपनी चीजों को वो बताना सीखेगा, है ना। तो यहाँ पे उसकी जो सोच होगी वो प्रभावित होगी। और स्कूल मैच जो आयोजित हुआ वो दिन भर का विवरण जो लिखेगा, सभी बच्चे लगभग कॉमन सा ही लिखेंगे जो जो हुआ मैच में, ठीक है। लेकिन जो एक नाटक के बारे में लिखा जा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को दे दिया गया, तो वहां पे जो उसकी चीजें होंगी वो काफी चीजें वहां पर सोचकर लिखेगा, देगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फोर्थ होगा, ठीक है। किसी ने मुझसे बोला कि क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो जो त्वरण का सिद्धांत जो बोलता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको जो सीखने की जो लेवल होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत अच्छी होती है। तो वो जो जिस क्लास में है उस क्लास का करिकुलम उनसे ज्यादा वो उसमें एडजस्ट हो जा रहे हैं, वो उनके लिए काफी नहीं है। ऐसे बच्चों को अगले क्लासों में प्रमोट करना चाहिए, करिकुलम को उनके अकॉर्डिंग, उनके मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए, इसलिए उन्हें कक्षा में पदोन्नत कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड का आंसर सही किया है वो +2 कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्टीज से समझिए, हर तरह के क्वेश्चन को आपको देखना है, क्वेश्चन इजी भी आएंगे, क्वेश्चन आपके हार्ड भी आएंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा रोहित जी और प्रियंका कुमारी, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए ओके आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि रखने वाले बच्चों के अंतिम चरण हो सकता है। यानी जिसके अंदर शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि होती है वो किस तरह का व्यक्तित्व होगा, किस तरह का व्यक्ति होगा। वक्ता, राजनीतिक नेता, सर्जन या फिर कवि। ओके गुड आफ्टरनून सभी को। बहुत अच्छा लग रहा है सभी आ रहे हैं, लेकिन मुझे और अच्छा लगता है कि आप सब क्लास में स्टार्टिंग से आओ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सभी आंसर करिएगा। बहुत अच्छा, 4 का सी बोल रहे हैं, ओके। चलिए ये बताइए कि ये जो बुद्धि की बात कही गई है ये किसने दिया था, ठीक है। शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि की जो बात कही थी ये किसने कही थी, ठीक है। आज क्वेश्चन के साथ कुछ और भी सॉल्व करेंगे क्योंकि जिन्होंने ये दिया है इसका क्वेश्चन आपको, हाँ, मान लो आपको 90% इसके आने हैं, और इन्होंने जो इंटेलिजेंस के बारे में बताया है उसके किसी भी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आज थोड़ा सा हम इसको रिवाइज भी करते चलेंगे, ठीक है। तो पहले बताइएगा कि ये किसने दिया है, किसकी सिद्धांत की बात हुई है इंटेलिजेंस के, आंसर करिएगा। ओके 4 का सी, सी इज द राइट आंसर। जिनके अपने शारीरिक शरीर पे या शारीरिक चीजों पे बहुत अच्छा रहता है ना कंट्रोल, वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। देन ही ले नो, ये जो दिया था आपके हार्वर्ड गार्डनर का, मैं जितनी बार क्वेश्चन कराया हार्वर्ड गार्डनर का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार पूछा गया है। और हार्वर्ड गार्डनर ने बोला कि जो एक व्यक्ति होता है किसी में जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही तरह का बुद्धि हो, ठीक है ना। उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए, ये किसी में ज्यादा, किसी में कम, सब में होता है, किसी का ये ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ प्रियंका कुमारी माही ने बोला हार्वर्ड गार्डनर, बिल्कुल। और ये 8 टाइप्स बताए थे इन्होंने, उसी में इन्होंने 8 टाइप्स में बताया था। वो कौन कौन बताएगा, सब बारी बारी करके बताना। 8 टाइप्स बताए थे, वो कौन कौन से टाइप्स थे, फटाफट आंसर करना तो क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। पहला मैं बता देती हूँ, नेचुरलिस्टिक, यानी जो प्राकृतिक से प्रेम करता हो, प्रकृति की तरफ ज्यादा हो, उसके प्रकृति चीजों में रुझान ज्यादा हो, वो बर्ड वाला भी हो सकता है। यस, अल्फ्रेड बिने हैं, वन फैक्टर थ्योरी, अल्फ्रेड बिने।
हार्वर्ड गार्डनर ने 8 टाइप्स बताए थे। 8 टाइप्स में आपका नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल, बॉडी काइनेस्थेटिक, लिंग्विस्ट, इंट्रापर्सनल, स्पेशियल्स, ये लोग होते हैं। ये 8 टाइप्स होते हैं जो इन्होंने बताए थे, ठीक है। नेचुरलिस्टिक में कौन आएंगे? बॉटनी वाले आएंगे, ठीक है ना, जिनको प्राकृतिक चीजों में ज्यादा रुझान हो, है ना, वो लोग होंगे। गार्डनर होंगे, जियोलॉजिस्ट होंगे, लैंडस्केप आर्टिस्ट होंगे, जो भी हमारे भौगोलिक विविधता है ना। हाँ, 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 ठीक है, बहुत अच्छा माहिर। फिर आपके इंट्रापर्सनल होंगे। इंट्रापर्सनल और आपके एक इंटरपर्सनल होते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल जो होंगे, जो दूसरों के मनोधारणाओं को, विचारों को बहुत अच्छा समझते हैं, वो होंगे। इंट्रापर्सनल जो खुद के अपनी भावनाओं को, अपनी चीजों को, अपने आप को ज्यादा अच्छा समझते हो, अपने विचारों को व्यक्त करते हो, वो हमारे इंटरपर्सनल होंगे। लिंग्विस्ट होंगे, जिनको भाषा पे अच्छा कंट्रोल होता है, वो होते हैं। लॉजिकल होते हैं, म्यूजिकल होते हैं। तो ये सब होते हैं। इसमें कुछ क्षेत्रों के स्पेशली आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन से क्षेत्र में कौन कौन से व्यक्ति आएंगे। अगर मैं बात करूं वक्ता जो हैं, तो ये किस किस बुद्धि में, इंटेलिजेंस में आएंगे, बताइएगा। हाँ, प्रियंका ने बोला गार्डनर ने 8 टाइप्स बताए हैं और अभी तक में ये जीवित है। हार्वर्ड गार्डनर जी, इन्होंने अपनी बुक फ्रेम ऑफ माइंड्स में इसको दिया था, ठीक है, फ्रेम ऑफ माइंड्स में। और 8 टाइप्स बताए थे और 9वीं प्रकार की बुद्धि पे इनका काम चल रहा है। वक्ता जो होंगे वो क्या होंगे, किस तरह की बुद्धिमत्ता में आएंगे ये लोग? राजनेता जो होंगे आपके, कह सकते हैं इंटरपर्सनल व्यक्तित्व वाले भी आएंगे, जो दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह से समझने। पॉलिटिशियन जो होंगे ना, वो होंगे। Right. आपके इंटरपर्सनल में मैनेजर होंगे, काउंसलर होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, सोशल होंगे, टीचर होंगे, सोशल वर्कर होंगे, है ना, ये सब जो होते हैं। मैथमेटिक्स में आपके इकोनॉमिक्स आ गए, मैथमेटिशियन आ गए, ऑडिटर आ गए, अकाउंटेंट्स आ गए, साइंटिस्ट आ गए, है ना, कंप्यूटर एनालिस्ट आ गए, टेक्निकल आ गए। बॉडी काइनेस्थेटिक में अगर हम बोले तो फिजिकल थेरेपिस्ट आ गए, डांसर आ गए, एथलीट आ गए, फिटनेस वाले जो आ गए। आजकल जो, अगर हम बात करें यूट्यूबर की, तो यूट्यूबर किस किस बुद्धिमत्ता में आते हैं, बताइएगा। यूट्यूबर जो आजकल आप लोग काफी देखते हैं, जैसे हम लोग यूट्यूब से ही जुड़े हुए हैं सभी लोग, तो यूट्यूबर जो है वो किस तरह की बुद्धिमत्ता में आएंगे, बताइएगा। आंसर करिए, इसके बाद इस क्वेश्चन से हम आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का, हार्वर्ड गार्डनर। तो इनके 8 टाइप्स भी पढ़िएगा और कौन सी बुद्धिमत्ता में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, इस पर भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोग से पुट अप किया था। बताइएगा, जो यूट्यूबर है, यानी जिनकी बोलने में, यूट्यूबर क्या होते हैं, बोलने में ज्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ज्यादा बोलने होते हैं। जो टीवी एक्ट्रेस है, मतलब ये जो टीवी पे जो भी प्रोग्राम होते हैं, इन लोग के लिंग्विस्ट यानी भाषा का ज्ञान जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये लोग किसमें आएंगे? आपके हाल ही में जर्नलिस्ट हो गए, रेडियो हो गए, पॉलिटिक्स हो गए। इन लोगों को बोलने की बहुत अच्छी कला होती है ना, जिनके अंदर बोलने की, अपने बातों में मोह लेना, ये सब जो होगा ना, ये लिंग्विस्ट वाले होंगे, ठीक। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो एक बार पूछ लेना। चलिए, प्रतिभाशाली छात्र आमतौर पर शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक संपर्क में अच्छे नहीं होते हैं। प्रतिभाशाली छात्र पूछ रहा है कैसे होते हैं, आंसर करिएगा सभी। आमतौर पर शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक संपर्क में अच्छे नहीं होते हैं। आमतौर पे अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। बिना किसी मदद के अपने पूरी क्षमता का एहसास करें। किसी भी क्षेत्र में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करना, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिएगा सभी। यस, 5 का डी आंसर सही होगा, ठीक है। मंजूषा ने जो आंसर किया बिल्कुल सही किया है। 5 का डी होगा, किसी भी क्षेत्र में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 का डी होगा। ठीक, हाँ, डी होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित आय समूह के छात्रों वाले वर्ग से निपटने वाले शिक्षक के लिए ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होगा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकास के चरण यानी विकासात्मक चरण, अपने माता पिता का व्यवसाय या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। यस, 5 का डी आंसर सही है। आगे का दीजिएगा। नॉलेज ऑफ विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर अ टीचर डीलिंग विथ अ क्लास कंप्रेसिंग स्टूडेंट of mixed age group, culture background, developmental stage, occupation of their parents या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। मिश्रित आय समूहों के छात्रों वाले वर्ग से निपटने वाले शिक्षक के लिए ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। किस क्षेत्र में उसका जो ज्ञान होना चाहिए महत्वपूर्ण होना चाहिए? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में, विकास के चरण में, अपने माता पिता का व्यवसाय या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। बहुत अच्छा, पूजा ने सभी लिखा, बहुत अच्छा पूजा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी 6 का डी बोल रहे हैं। अगर 6 का डी बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? अगर मिश्रित आय के एक क्लास में हर वर्ग के बच्चे होते हैं, ठीक है, ये सभी को पता है। तो शिक्षक के लिए ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। किस क्षेत्र में? बच्चों के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानेंगे, उसके माता पिता का व्यवसाय जानेंगे, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जानेंगे। क्या जानेंगे? आप लोग क्या करेंगे? अगर आप शिक्षक हैं, आपकी क्लास में हर तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या आप उसका सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जानेंगे कि वो किस तरह से इकोनॉमिकल, किस तरह से है, किस तरह जगह से आया, किस लोगों के बीच में आया है। तो अगर टीचर मिश्रित आयु वर्ग के, हर आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, तो सबसे ज्यादा आयु जब वहां पे फैक्टर है कि वहां पे हो सकता है उसके एज ग्रुप से ज्यादा के बच्चे आ रहे हैं, एज ग्रुप से कम के बच्चे आ रहे हों, तो सबकी मेंटल एबिलिटीज अलग अलग होंगी। तो जरूरी है कि हम उसके विकासात्मक डेवलपमेंटल स्टेजेस को समझें, क्योंकि आपने अपने चैप्टर में सबसे पहले डेवलपमेंट को पढ़ा है। जब तक हम विकास को नहीं समझेंगे कि हर बच्चे की ग्रोथ जो होती है, डेवलपमेंट होती है, अलग होती है, उसको समझना बहुत ज्यादा क्लास में जरूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा सेकंड होगा। ठीक, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा बी होगा, विकासात्मक चरण को जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासरूम आरटीआई, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो दिया है 2009 में, ये किस चीज पर ज्यादा ध्यान देता है? आयु वर्ग अधिक समजातीय पर, आयु वर्ग अधिक विषम, या फिर अप्रभावित, क्योंकि आरटीआई एक स्कूल में एक कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है, लिंगवार अधिक सजातीय होना चाहिए, जेंडर वाइज मोर होमोजीनियस होना चाहिए, एज वाइज मोर होमोजीनियस, एज वाइज मोर हेट्रोजीनियस, या अनअफेक्टेड आर आरटीए डज नॉट अफेक्ट द एवरेज एज ऑफ द क्लास इन स्कूल, जेंडर वाइज मोर होमोजीनियस। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी आंसर करिएगा। ये 6 का बी इज द राइट आंसर होगा। 6 क्वेश्चन का, 7 का सभी आंसर करिएगा। दो, शिक्षा का अधिकार नियम जो है आपका, आरटीए जो बात कहता है, वो बोलता है कि एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, आयु वार एज वाइज मोर होमोजीनियस होना चाहिए, यानी जो कक्षा में बच्चे हों वो मतलब एक आयु के ही हो तो ज्यादा क्लास बेटर होगी, है ना। तो यहाँ पे जो 2009 में शिक्षा अधिकार नियम की बात कही गई है, उसने बोला है कि आयु वार अधिक समजातीय होना चाहिए। ठीक है, तो 1 इज द राइट आंसर। सही आंसर मुझे किसी ने नहीं किया है, सभी के 1 नंबर में माइनस कर रही हूँ। ठीक है।
हाई वार अधिक समझातीय होना चाहिए, ठीक है। एज वाइज मोर होमोजीनियस होना चाहिए शिक्षा के अधिकार नियम के अनुसार, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा, यानी कि फर्स्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा और सभी अपने नंबर प्लस करते जाना, जिनको क्वेश्चन में डाउट हो वो पूछते भी जाइएगा, ठीक है, और अपने नंबर भी प्लस करते जाइएगा। ए है आपका कि एज वाइज ज्यादा समझातीय होना चाहिए, यानी होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब कि एक क्लास में जो बच्चे हो वो लगभग सभी एक आयु के हों, एक उम्र के हों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अवधारणाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति हो सकती है निम्नलिखित में से किस विकास के सिद्धांत से संबंधित है? छात्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित होती है, विकास से वृद्धि होती है, विकास हेटेरोनॉमी के स्वायत्तता की ओर बढ़ता है, यानी स्वायत्तता की ओर बढ़ना, जो दूसरे हेटेरोनॉमी यानी दूसरे से डिपेंड होते होते क्या होते हैं, स्वायत्तता की ओर, अपने ऊपर कार्य को करने के लिए। Systematic presentation of concept may be related with which of the following principle of development? Student develop at different rate. Development is relatively orderly. Development leads to growth. Development proceed from the heteronomy to autonomous. ये जो मैं आपको PYQ करा रही हूँ ये 2012 का करा रही हूँ, नवंबर का फर्स्ट पेपर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसमें बहुत ही घुमा फिरा के जो पूछे गए हैं, तो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस में, तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर करिएगा कि छात्र अलग अलग दरों से पर विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित होती है, विकास से वृद्धि होती है, विकास हेटेरोनॉमी से स्वायत्तता की ओर बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर किया गया है, अगर देखें तो छात्र जो जो विकास की दर होती है अलग अलग होती है, ठीक है, ये तो सही मानते हैं। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित होती है, ये नहीं करेंगे। विकास से वृद्धि होती है, वृद्धि और विकास, वृद्धि क्या है, विकास का ही एक छोटा पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर हम माने, जो सबसे सही आंसर हम मानेंगे, वो क्या इसमें माना गया है, विकास हेटेरोनॉमी, यानी जो विकास होता है वो फर्स्टली हम क्या करते हैं, बच्चा जब छोटा होता है तो वो डिपेंड होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो खुद के कार्य वो स्वयं करना स्टार्ट होता है। तो विकास क्या होता है, विकास हेटेरोनॉमी से, यानी कि खुद की तरफ से बढ़ने, हेटेरोनॉमी को हिंदी में मुझे नहीं आ रहा बोलने पर्टिकुलर, लेकिन हेटेरोनॉमी का जो अर्थ होता है वो यही कि दूसरे के ऊपर से डिपेंडेंसी जो रहती है वो कम होते होते वो खुद की तरफ कार्य करना अपनी ओर बढ़ने लगता है, यानी सेल्फ डिपेंडेंट होने लगता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फोर्थ का डी होगा, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द हेटेरोनॉमी टू एटोनॉमी, यानी कि दूसरों के ऊपर निर्भर होने से फिर धीरे धीरे वो स्वायत्तता खुद पर निर्भर होना सीख जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं हर क्षेत्र में, है ना। पहले घर के कार्यों से माता पिता से तो होता है ना, पहले माँ बाप ही हर कार्य करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है खुद करने लगता है। स्टार्टिंग में बच्चों को जब पढ़ाओ तो वो होमवर्क और हर चीज हम खुद कराते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो खुद से चीजों को मैनेज करने लगता है। छोटे बच्चों को हमें बार बार बोलना पड़ता है आपके टेस्ट है, आप पढ़ो, ये करो, तो वो चीजें निर्भर होने लगी, लेकिन जैसे वो मैच्योरिटी लेवल उसकी बढ़ती जाती है वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट होने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फोर्थ होगा, ठीक है। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी आंसर होगा, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ डी आंसर प्रियंका कुमारी, रोहित और चित्रा ने किया है डी आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा, ठीक।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में मचान किसको संदर्भित करता है, यानी स्कैफोल्डिंग। सिमुलेशन शिक्षण पिछले सीखने का पुनर्मूल्यांकन, वयस्कों द्वारा सीखने में अस्थायी समर्थन, छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारण को पता लगाना। आंसर करिएगा सभी। Scaffolding is the context of learning theories, refers to simulation teaching, recapitulation of previous learning, temporary support in learning by adults। फिर आपका है फोर्थ का आंसर, सभी फटाफट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी आंसर करिएगा, क्या होगा। स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है। स्कैफोल्डिंग क्या है? सिमुलेशन है, पिछली सीखने का पुनर्मूल्यांकन है, वयस्कों द्वारा सीखने में अस्थायी समर्थन है, या छात्रों द्वारा दी गई गलतियों के कारणों का पता लगाना है। शाहीन, आप भी बोल रही हैं, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को किया है, पढ़ा है, ठीक है ना। यस, फरा ने बिल्कुल सही आंसर किया है। ठीक है, हाँ, हेल्प होती है बस, यानी कि जो स्कैफोल्डिंग क्या बोलता है कि ऐसी अस्थायी हेल्प होती है जो उसके संभावित क्षेत्र में उसको प्रदर्शन के लिए दी जाती है, जहाँ पे बच्चा खुद से कार्य करने में समर्थ हो जाता है, फिर वो हेल्प हटा ली जाती है, तो इसे ही बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। और ये किसने दी थी? स्कैफोल्डिंग की बात किसने करी थी? जल्दी आंसर करेगा। स्कैफोल्डिंग किसके थ्योरी में बेसिस बात करी थी, और इनकी थ्योरी को अगर आप पढ़े हैं अच्छे, तो इन सब 3-4 चीजों को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ZPD, MOK और स्कैफोल्डिंग। ZPD यानी कि मैक्सिमम आपके जो है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल पर्सन, एंड स्कैफोल्डिंग। ये किसने बोली? बहुत अच्छा, वाइगॉट्स्की ने। तो इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना कि संभावित विकास का क्षेत्र जहाँ पे बच्चा कुछ करना सीखने की कोशिश करता है, वो वाला जगह होता है उसके संभावित क्षेत्र। और वहां पे स्कैप फोल्डिंग दी जाती है, यानी कि एक ऐसी टेम्परोरी हेल्प दी जाती है जिसकी मदद से वो अपने गोल्स को पा सके, ठीक है। और जो ये हेल्प स्कैफोल्डिंग दी जाती है, जो बच्चा सीख रहा है उससे उसकी नॉलेज, जो हेल्प दे रहा है वो ज्यादा हो, वो हो गया मोर नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर होगा कि वयस्कों द्वारा सीखने में अस्थायी समर्थन, ठीक है। जहां बच्चा खुद से कार्य करना सीख जाएगा, वो करने लगेगा, तो वो स्कैफोल्डिंग जो सहायता दी जाती है बच्चे को, वो हटा ली जाती है, ठीक है। इसलिए इसे अस्थायी बोला जाता है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वाक्य मैडम साइकिल चलाती है क्या है? वाक्यात्मक रूप से सही है लेकिन शब्दार्थ रूप से गलत है। सही अर्थपूर्ण लेकिन वाक्यात्मक रूप से गलत। शब्दार्थ के साथ साथ वाक्यात्मक रूप से सही, शब्दार्थ के साथ साथ वाक्यात्मक रूप से गलत। यस, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। आई थिंक रुखसाना आपका नाम है। हाँ, वाइगॉट्स्की ने दी है, और उसमें आंसर आप लोगों ने मिस्टेक किया, तो मुझे नहीं लगा कि आप लोग स्कैप फोल्डिंग वाला गलत करोगे, क्योंकि बहुत दिनों से ये स्कैप फोल्डिंग चल रही है। चलिए सी बोल रहे हैं। द सेंटेंस मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल इज करेक्ट सिंटैक्टली बट सीमेंटली इनकरेक्ट। हाँ, बिल्कुल सही है, वाइगॉट्स्की ने ही दिया है, बहुत अच्छा। वाइगॉट्स्की का ही है। ZPD भी उन्होंने ही दी है, जो इनके थ्योरी की मेन जो बात हो गई ZPD, MOK और स्कैप फोल्डिंग। यस,
जो परफेक्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। 10th का जो होगा आंसर 1 होगा कि सिंटैक्टली यानी जो सिंटैक्स है वो सही है बट सीमेंटली व्याकरणिक रूप से वो गलत है। ठीक है ना? कि मैडम साइकिल चलाती है। नहीं नहीं होगा। शब्दार्थ के साथ साथ वाक्यात्मक रूप से सही है। कहाँ सही है? मैडम साइकिल चलाती है। अगर इससे हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वाक्यात्मक रूप से तो सही है बट शब्दार्थ के रूप में सही है। मैडम साइकिल चलाती है ना? यस। इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि दादाजी आए हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आए हैं। ठीक है? 9 का सभी सी बोल रहे हैं, 10 का सी बोल रहे हैं बट 10 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए आंसर होगा ना। कि वो सिंटैक्टली तो सही है। सिंटैक्स जो छोटे बच्चे बनाते हैं ना, वर्ड्स को थोड़ा इधर उधर घुमा के बोल देते हैं बट क्या कहना चाह रहे हैं ये पता चल जाता है। लेकिन जो उनका व्याकरणी अगर हम देखें शब्दार्थ जो शब्द सही जो प्रोनाउंस हुआ है वो गलत हुआ है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 का ध्यान दीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईक्यू टेंड्स डैश देयर सेल्फ स्टीम, यहाँ पे डैश है, एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो क्या होते हैं? उनके आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूहों के छात्रों का वर्गीकरण डैश उनके आत्मसम्मान डैश है शैक्षणिक प्रदर्शन की ओर जाता है। अगर बच्चों को उनके आईक्यू लेवल पे अलग कर दिया जाए तो आप क्या होगा? डैश उनके आत्मसम्मान और शैक्षणिक प्रदर्शन क्या होगा? डैश दोनों में क्या होगा? तो बताइएगा। वृद्धि होगी, कमी होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, कमी होगा, घटाव होगा, या कमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। Classification of student in different group of the basis of their IQ tends to dash their self-esteem and academic performance। क्वेश्चन नंबर 11 का करेगा कि बच्चों के आईक्यू लेवल पे अगर हम बच्चों को बांट दे छाट दे तो फिर उसका जो शैक्षणिक प्रदर्शन होगा वो क्या होगा? उनका सेल्फ स्टीम क्या होगा और उनका शैक्षणिक प्रदर्शन क्या होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी, वृद्धि होगी, दोनों में वृद्धि होगी, या फिर कमी होगा या घटाव दोनों में कमी होगी, या कमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बच्चों को उनके आईक्यू लेवल पे हम उसको क्लास में अलग कर दें तो उनका जो आत्मसम्मान है वो भी घटेगा। है ना? बच्चे अपने आप को क्या लो फील करने लगेंगे ना कि आईक्यू लेवल पे आप बच्चों को कैटेगराइज कर दे रहे हो। तो उनका जो सेल्फ स्टीम होगा वो भी कम होगा। दूसरी अगर हम देखें तो उनका शैक्षणिक प्रदर्शन जो होगा वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने बच्चों को छाट दिया उसके आधार पे आईक्यू लेवल पे उनको कैटेगराइज कर दिया तो जो बच्चे करना भी चाहेंगे तो वो पहले ही होपलेस हो जाएंगे कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मुझे तो बांट दिया गया है ना? तो वहां पे उनका शैक्षणिक प्रदर्शन भी धीमे हो जाएगा। तो जो समावेशी शिक्षा बोलती क्या बोलती? सभी बच्चे इक्वल हैं, सभी को साथ में लेके चलना है। अब ये टीचर को ध्यान में रखना है कि बच्चे को हमको किस तरह से देखना है। ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि दोनों में घटाव होगा। उसमें कमी होगी उसके आत्मसम्मान में भी और उसके प्रदर्शन में भी। अगर हम बच्चों को उसके आईक्यू लेवल पर छाट देंगे। होगी या नहीं होगी? आंसर करेगा। सभी ने किसी ने आंसर नहीं किया। मैंने क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ा, इसीलिए पढ़ा कि अगर हम आईक्यू लेवल पे क्लास में बच्चों को बांट देते हैं तो उसके आत्मसम्मान और शैक्षणिक प्रदर्शन किस ओर जाएगा। अगर आपके ही क्लास में मैं बोल दूं कि एक बच्चा सबसे अच्छा आंसर कर रहा है, बाकी सब तो गधे हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते, तो क्या आपका आत्मसम्मान बना रहेगा? क्या जो आपका प्रदर्शन है वो सही रहेगा?
एज अ टीचर आपको मोटिवेट करना है। अगर कोई बच्चा आपके क्लास में अच्छा प्रदर्शन नहीं भी करता है तो हमें उसे मोटिवेट करना है कि नहीं आप कर सकते हो, ये चीज करेंगे, है ना। यस, अभी जो आंसर आया सभी का राइट आया, ठीक है ना। ओके, मैंने इसीलिए 3-4 बार बोला क्वेश्चन को। थोड़ा सा क्या है ना, जब हम लोग इसको इसमें हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो वो डैशेस छूट जाते हैं, इसीलिए बोला कि आईक्यू लेवल पे अगर हम बच्चों को छाट दें, जहां भी बच्चों को बांटने की बात आ जाए वो सही नहीं होगा, किसी भी क्षेत्र में वो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। आगे बढ़ जाते हैं। रेवने के प्रगतिशील मैट्रिक्स जो है परीक्षण का उदाहरण है। मौखिक आईक्यू, सांस्कृतिक मुक्त आईक्यू, गैर समूह आईक्यू या व्यक्तित्व का। रेनवे प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एग्जाम्पल फॉर ऑफ डैश देयर टेस्ट इन एन वर्बल आईक्यू, कल्चरल फ्री आईक्यू, नॉन ग्रुप आईक्यू या पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेगा। रेनवे ने एक टेस्ट किया था, काफी फेमस है इनके लिए। तो इनका जो होगा ना आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो इस पे जो इन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया था वो वही किया था, कल्चरल फ्री आईक्यू पे किया था। ठीक है, संस्कृति मुक्त आईक्यू पे। मुझे लग रहा था कि आप लोग इस पे आंसर नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। इनका जो था इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, बुद्धि परीक्षण क्षेत्र में इन्होंने अपना दिया था। और इन्होंने संस्कृति मुक्त आईक्यू टेस्ट किया था, यानी सभी तरह के कल्चरों को लेकर किया था, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, मौखिक आईक्यू दे दिया इसलिए नहीं माना, इन्होंने नॉन वर्बल किया था जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं हुआ था। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा कल्चर फ्री आईक्यू। ठीक है, आंसर आप लोग के बाद भी मुझे दिखते हैं, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा, आप सभी ने आंसर किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी ने बहुत अच्छा किया। और मुझे लग रहा था कि आप लोग नहीं कर पाओगे आंसर, लेकिन आप सभी ने बताया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, नहीं पता था, चलिए कोई बात नहीं। मैंने आज कुछ ऐसे ही क्वेश्चन रखे हैं जो पहले आप लोगों ने नहीं किए हैं। तो हमें जो तैयारी करनी है, हर एक क्षेत्र में पढ़ना, हर एक चीज को जानना है कि छोटी से छोटी चीज भी हमें पता होनी चाहिए कि क्या है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछे नहीं गए, पूछे गए हैं। भोजन प्राप्त करने के लिए एक महिला द्वारा अपने बच्चे को बेचने की खबर को किस आधार पर सबसे अच्छा समझा जा सकता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, प्रबलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। द न्यूज ऑफ वुमेन सेलिंग हर चाइल्ड टू ऑब्टेन फूड may be understood best on the basis of psychoanalytic theory, theory of hierarchical needs, psycho, psychosocial theory, theory of reinforcement। ओके, मेरे बोलने के बाद बताया सबने, ठीक है। चलिए, आंसर नंबर 13 का सभी आंसर करिएगा। कि भोजन प्राप्त करने के लिए एक महिला ने अपने बच्चे को बेच दिया, तो उसकी क्या आवश्यकता रही, जरूर कोई ना कोई मजबूरी होगी जो उसने ऐसा किया। तो ये जो थ्योरी दी गई थी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आंसर कर पाओगे, लेकिन आज मैं अभी पहले नहीं बताऊंगी, पहले आप लोग आंसर कर दोगे तब मैं बताऊंगी। तो आज मैं तो सोच रही थी कि सभी के आज बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बट सभी आज अच्छा आंसर नहीं कर रहे हो। माही भी नहीं दिख रही है, माही चली गई हैं। बाकी बच्चे कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आंसर कर रहे हो।
और मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे आंसर करो। यस, बिल्कुल सही। जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा टू होगा। ठीक है, तो जिन्होंने ए दिया है उसके लिए मैं बता दूं कि ये जो आपका पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था, ये बताइएगा। प्रियंका जी, गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद प्रियंका जी क्लास में आई हैं आप। चलिए ये बताइएगा कि पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको। ओके, मिला आप लोग पहले ए आंसर करी थी, मैंने देखा था आप सभी लोगों ने 13 का ए बताया था। ये बताइएगा पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है। आंसर करिए, फटाफट बताइएगा। मैस्लो ने, बहुत अच्छा। यस, तो इन्होंने जो बेसिकली नीड सबसे पहले जो बताई थी, हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं, मेन जो दैहिक आवश्यकताएं होती हैं, भोजन पानी वो। ठीक है, तो उसी के आधार पर इसको देखा गया कि एक महिला जो थी जिसे भोजन सबसे पहली जो हमारी आवश्यकता होती है वो हमारी होती है, आपकी फिजिकल नीड्स होती है। तो उसी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए उस औरत ने अपने बच्चे को वो किया, तो ये इनके सिद्धांत में है। ओके, मोबाइल खराब हो गया था। ओके, बहुत अच्छा मैस्लो ने, बहुत अच्छा। चलिए, तो ये जो आपका दिया था, इन्होंने 5 बताए थे आपके। पहला था वही आपके दैहिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा, फिर प्यार, फिर आत्मसम्मान, फिर आत्मसिद्धि। तो सबसे बेसिक हमारी जब सबसे ज्यादा अगर जरूरत होती है वो होती है हमारी दैहिक आवश्यकताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द क्या है। एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत, सूचना प्रसंस्करण का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, या एल एल थॉमस्टन के प्राथमिक मानसिक सिद्धांत। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द क्या है। एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत है, सूचना प्रसंस्करण का सिद्धांत है, या फिर जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि की संरचना सिद्धांत है, या एल एल थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक क्षमता सिद्धांत है। The words are comprehensive. The schemas of continuous and comprehensive evolution is theory of multiple intelligence, theory of information processing, J.P. Guilford's theory of structure of intellect, Thurston mental abilities, theory of primary. तो जेपी गुलफोर्ड का जो सिद्धांत है वो संरचना सिद्धांत है। उन्होंने 3 बताए थे, 180 उसके वो क्षेत्र फील्ड बॉक्स जो बांटा था वो किया था। और मल्टीपल थ्योरी का आपको पता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। थर्स्टन की आपके आ गई है कि मेंटल एबिलिटीज है ना, प्राइमरी समूह कारक सिद्धांत है। तो जो निरंतर और व्यापक का अर्थ जो यहाँ पर किया गया है व्यापक शब्द में, सूचना प्रसंस्करण का सिद्धांत है। सबके अलग अलग बट गए हैं, तो जो हमारा बचता है वो होता है थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, व्यापक शब्द फैला हुआ, यानी एक इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैं देख रही हूँ बबली ने दिया है बी। तो आपने तुक्का लगाया है या फिर जानती हैं। पूजा बोल रही हैं, ओके। ओके, हाँ, बी इज द राइट आंसर। कभी कभी ऑप्शंस में बाकी को भी ध्यान में दीजिए कि बाकी ऑप्शंस आपको क्या बता रहा है, तो सबका आपको पता चल गया कि किसने क्या दिया। तो व्यापक शब्द का जो यूज हुआ है वो सूचना में आपका हुआ थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मूल्यांकन सीखने, मूल्यांकन और निर्देशन के बीच को मजबूत करके सीखने को संभावित करता है। के लिए आपका फॉर कनेक्शन, फॉर डिफरेंस, या ऑफ डिफरेंस, या ऑफ वेरिएंस। असेसमेंट
learning influence learning by reinforcing the between assessment and instruction. मूल्यांकन सीखने निर्देश देने को मजबूत करने सीखने को प्रभावित करता है। जो निर्देश दिया जाता है मूल्यांकन करने के लिए तो वो क्या होता है? फॉर कनेक्शन, फॉर डिफरेंस या ऑफ वेरिएंस। Assessment learning influence learning by reinforcing the between assessment and instruction. यस, अब्राहम मैस्लो, बहुत अच्छा पूरा नेम बताया आपने। तीन का ए बोल रही हैं पूजा। ओके, बाकी सब भी आंसर करिए, सभी आंसर करिए। सही गलत जो भी समझ में आया आंसर करिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ए आंसर जिन्होंने किया है बिल्कुल सही आंसर किया है, ठीक है ना? निर्देशन के लिए और कनेक्शन जोड़ने के लिए किया जाता है ये मूल्यांकन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। असेसमेंट लर्निंग इन्फ्लुएंस लर्निंग बाय रीइंफोर्सिंग द बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाता है, किसी चीज को करने के लिए दिया जाता है और उसका कनेक्शन जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा वो राइट आंसर होगा के लिए कनेक्शन। इसमें आपका डैश छूट गया है, निर्देशन के लिए मूल्यांकन को मजबूत बनाने का संबंध जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। उसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेगा। विज्ञान व्यवहारिक में लड़के विज्ञान प्रैक्टिकल, साइंस प्रैक्टिकल की बात हो रही है कि लड़के आमतौर पर उपकरण का नियंत्रण लेते हैं और लड़कियों को डाटा रिकॉर्ड करने या बर्तन धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है, किस चीज को दर्शाती है? In science practicals, boys generally take control of apparatus and ask girls to record data and wash utensils. This tendency reflects that नाजुक होने के कारण लड़कियों को इस तरह का कम ऊर्जा खपत करने वाले कार्यों को पसंद करती हैं। लड़कियां उत्कृष्ट असिसियर हैं, त्रुटिहीन रूप से डाटा रिकॉर्ड करती हैं। स्कूल में आपके बोलेंगे जेंडर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल टेक प्लेस इन स्कूल ऑल्सो। फोर्थ आपका है लड़के उपकरणों को अधिक कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजों करने के लिए संपन्न होते हैं। 16 का सी, यस, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही। ये क्या होती है कि अगर स्कूल में ऐसे बोले कि लड़के ही सिर्फ काम करेंगे, वो पार्ट्स को संभालेंगे, वो चीज के लिए वो स्ट्रांग है, लड़कियां केवल रिकॉर्ड बनाने और यूटेंसिल को सॉफ्ट करने के लिए होती हैं, तो ये टेंडेंसी जो करती है जेंडर बायस को दिखाती है। तो ये आंसर सभी ने राइट किया है। हाँ, सभी का इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। शिक्षक और छात्र कक्षा में लिंग कैसे करते हैं? यह सीखने का माहौल है। How teacher and student gender in a classroom is the learning environment। व्याख्या प्रभावित नहीं करता है, डैश है दो जगह, ध्यान दीजिएगा। व्याख्या प्रभावित नहीं करता है, निर्माण प्रभाव, अनुकूलन परेशान, परिभाषित करेंगे, दूषित करेंगे। ठीक है, रोहित +6 कह रहे हैं, यानी आज आपके ज्यादा गलत हो गए। चलिए 17 में करिएगा। शिक्षक और छात्र कक्षा में लिंग को बांटते हैं, करते हैं, आपको दिया। यह सीखने के माहौल कैसा करेगा? How teacher and student gender in the classroom it dash the learning environment।
हाँ, बहुत अच्छा प्रियंका और शाहीन का आंसर आ गया है। तो बिल्कुल सही आंसर किया है, बी होगा, निर्माण करेगा और प्रभाव भी करेगा, ठीक है ना, प्रभाव करेगा, इम्पैक्ट डालेगा। बी इज द राइट आंसर। हाँ, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी आंसर कर रहे हो। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, पर ध्यान रखिएगा ये आपके PYQ है जो 2012 में आए थे, थोड़े से उस समय के क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, क्वेश्चंस को बहुत घुमा के पूछा गया था। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी बनेगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिएगा। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ था क्या था? दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए माता पिता को अनिवार्य रूप से अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर किया जाता था। अनिवार्य शिक्षा निरंतर परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करेगी। उपयुक्त सरकारें प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना सुनिश्चित करेगी। अनिवार्य शब्द किस लिए यूज किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का। ओके, प्रियंका का आंसर बहुत फास्ट आ रहा है, वेरी गुड प्रियंका। सभी आंसर करिएगा इसके लिए। यस, कि आपकी 2009 में जो अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी वो यही बोली थी कि जहाँ जो उसकी राज्य सरकार उसका वहन करेगी, उसका जिम्मेदारी होगा कि वो क्या करेगा कि उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने के लिए सुनिश्चित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर सभी का आया है इसके लिए। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल इंश्योर एडमिशन, अटेंडेंस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। बहुत अच्छा, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन है आपका इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है मुझे समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना को शामिल नहीं करता है? उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, योजना की कठोरता या विद्यार्थियों का ज्ञान? Which of the following principle is not invalid lesson planning? Clarity of objective, knowledge of teaching, rigidity of planning या knowledge of pupils? क्वेश्चन नंबर 19 का करेगा, कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं करना चाहिए? उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, योजना की कठोरता या विद्यार्थियों का ज्ञान? बहुत अच्छा, हाँ, सभी का आंसर अभी सही आ रहा है इसके लिए। आंसर सही है आप सभी का। 19 के, इसीलिए कठोरता हमें नहीं अपनानी है। हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल सही है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग चलते हैं। शिक्षार्थियों में स्व विनियमन क्या कहलाता है? औसत, व्हाट डज सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्न्स मीन्स? ठीक है ना, शिक्षार्थियों में स्व विनियमन क्या कहलाता है? आत्म अनुशासन और नियंत्रण, अपने स्वयं के सीखने की निगरानी करने की क्षमता, छात्र निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनिमय, छात्र व्यवहार के लिए नियम बनाना। हाँ, 19 का आपका मोस्टली सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, सभी ने सही किया है इसमें। 20 का देखिएगा। तो सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है कि खुद के काम पे निगरानी करना कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना हम सही जा रहे हैं, मतलब अपने आप को आंकना होता है, स्व विनियमन। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। बहुत अच्छा, हाँ, आप में से सभी ने ज्यादातर सभी ने बी ही आंसर किया, किसी किसी का सी भी आया है, बट सभी ने बी कहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अपने स्वयं की सीखने की निगरानी करने की क्षमता होती है सेल्फ रेगुलेशन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का देखिएगा। जॉन डेवी द्वारा वकालत की गई लैब स्कूल के उदाहरण में
ठीक है, इन्होंने जो एजुकेशन की बात करी थी, एक अपना विद्यालय बनाया जो इनकी अपनी मान्यताओं को वैलिड कराने के लिए। वो क्या थी? फैक्ट्री स्कूल, प्रगतिशील स्कूल, पब्लिक स्कूल या फिर सामान्य स्कूल? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करिएगा। टाइम बहुत हो गया है तो थोड़ा सा फटाफट करेंगे ना, नहीं तो हमारे 30 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। 21 का सभी आंसर करिएगा। यस, जो परफेक्ट कोचिंग बोल रहे हैं ना, 21 का 2 इज बिल्कुल सही। इन्होंने प्रगतिशील स्कूल की बात करी और एक स्कूल की स्थापना करी, तो वो हो गई हमारी आपकी प्रगतिशील को प्रोग्रेसिव स्कूल की। ठीक है ना, जहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कही गई जॉन डेवी द्वारा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया सभी ने इसके लिए। तो 2 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा। सी नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीबीएसई द्वारा निर्धारित समूह परियोजना गतिविधि एक शक्तिशाली साधन है। सामाजिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना, शिक्षकों के बोझ को कम करना, नियमित शिक्षण के कारण होने वाले तनाव को दूर करना, से विविधता में एकता की अवधारणा को बढ़ावा देना। ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी एज द प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई इज अ पावरफुल मीन्स ऑफ फैसिलिटेटिंग सोशल पार्टिसिपेशन of all weighting the burdens of teacher or relieving the stress caused due to routine teaching to promote the concept of unity in diversity. समूह शिक्षण की जो बात कही गई कि सामाजिक शिक्षा जो बात कही कि ग्रुप में कार्य करने, सीबीएसई द्वारा इसको क्या माना गया, एक शक्तिशाली साधन में क्या माना गया? यस, बिल्कुल सही आंसर किया आपने। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सामाजिक भागीदारी की सुविधाजनक बनाना, यानी जब भी बच्चे समूह में कार्य करेंगे तो वो सबसे बेटर कार्य होगा। ठीक है, तो ये सुविधाजनक होगा। बहुत अच्छा, सभी ने सही, बिल्कुल सही आंसर किया है, तो सभी के +1 मार्क ऐड हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आंतरिक रूप से प्रेरित छात्र के लिए पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं होती। बाहरी पुरस्कार उसे प्रेरित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रेरणा का स्तर बाहरी रूप से प्रेरित छात्र की तुलना में कम है। औपचारिक शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, 22 का सभी ने ए आंसर किया, बिल्कुल सही आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा कि आंतरिक रूप से प्रेरित छात्र के लिए पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहरी पुरस्कार उसे प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रेरणा का स्तर बाहरी रूप से प्रेरित छात्र की तुलना में कम है। औपचारिक शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आंतरिक रूप से प्रेरित हैं छात्र, खुद से अपने से डिजायरेबल हैं किसी कार्य को करने के लिए, उनके लिए क्या है कि उन्हें पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहरी पुरस्कार उसे प्रेरित नहीं कर सकते। प्रेरणा का स्तर जो बाहरी रूप से प्रेरित छात्र की तुलना में कम है। हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। सभी मैक्सिमम लोग ए बी सी सब कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा कि पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप खुद डिजायरेबल हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो आप किसी पुरस्कार की इच्छा नहीं, अपनी खुशी के लिए उस कार्य को करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आपको पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आप खुद से प्रेरित होकर आप अपने लिए कुछ बनना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, आपको उसको करने से क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, खुशी मिलेगी, उसके लिए आपको कोई पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर होगा कि वो फर्स्ट होगा। औपचारिक शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेरणा का स्तर बाहरी रूप से प्रेरित छात्र की तुलना में कम होगा। क्यों कम होगा? जो आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चे होंगे उनकी तो करने की किसी चीज की इच्छा और ज्यादा होगी, उन्हें कोई मोटिवेशन नहीं, वो खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, खुद को मोटिवेट करके कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए पुरस्कार मायने नहीं रखता, सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज्यादा मायने रखता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर पता चल गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उपलब्धि प्रेरणा क्या है?
ठीक है, इसका आंसर करेगा चुनौतीपूर्ण स्थिति में बने रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की इच्छा, आवेगपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति। Achievement motivation is the tendency of persist of challenging, the tendency of avoid failure, willing to accept success and failure equally, tendency to act impulsively। 24 का सभी आंसर करिएगा, ठीक है। पीछे क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, अच्छा चलिए, 24 का सभी आंसर करिएगा। 24 ही है ये, 25 नहीं है, 24 ही है, ठीक है, वो 23 था। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है ना। चुनौती स्थिति में बने रहने की प्रवृत्ति, यानी कि जो मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन होगा जिसमें हमको कुछ अचीव करना है, आगे बढ़ना है, तो वो हमारा होगा फर्स्ट। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, सभी ने सही आंसर किया है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा समय किसके समानुपाती होना चाहिए? पाठ्यक्रम में विशिष्ट विषय के लिए आवंटित समय, प्रश्न का कठिनाई स्तर, छात्रों द्वारा पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। क्वेश्चन नंबर 25 का करेगा, आइडियल वेटिंग टाइम फॉर गेटिंग रिस्पॉन्स फॉर स्टूडेंट शुड बी appropriational to time allotted to a specific topic in the curriculum, difficulty level of the question, time taken by the student for answering question for previous lesson, relevance of the question in the real life। आइडियल समय उसके उत्तर का क्या मानेंगे अगर किसी परीक्षा में बच्चा बैठ रहा है उसको परीक्षा देने के लिए? यस, डी, कि वास्तविक जीवन में उस प्रश्न की प्रासंगिकता क्या है, वो प्रश्न कैसा है, उस पर हमें देखना है कि वो उत्तर उसके बेसिस पे कैसे देता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 4 होगा। यस, 4 इज, हाँ बिल्कुल सही, 25 का डी आंसर इज राइट। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए कि आप स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो आप अपने अधिकार क्षेत्र के तहत स्कूल में शिक्षा के समग्र गुणवत्ता में सुधार करने की योजना कैसे बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न इसका एक उदाहरण है। उच्च क्रम अभिसरण वाला करेंगे, उच्च क्रम विचलन वाला, या निचले क्रम अभिसरण वाला, या निचले क्रम में भिन्नता। सपोज यू आर आप chairman of the board of school education, how would you plan to improve the overall quality of education in school under your jurisdiction? This type of question in an example of higher order convergent, higher order divergent, lower order convergent, या lower order divergent। yes, उच्च क्रम अभिसरण वाले या आपके करेंगे। सॉरी, आपके ये सेकंड होगा, उच्च क्रम विचलन वाले, डाइवर्जेंट वाले करेंगे ना, कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट, जिसमें कई तरह से निकले आंसर। 26 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा, ठीक है ना। हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट, यानी अब सारी चिंतन वाली जो बातें करेंगे ना उसको हम करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो हमारा सेकंड होगा, ठीक। बदी बदाई क्वेश्चन आंसर नहीं करना है कि पर्टिकुलर आपको उसी का आंसर निकालना है, हमें बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड करना है जिसमें वो संभावित उत्तरों को दे सके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली जो पूछा गया था वो राइट नहीं है, बट आप आंसर करने की कोशिश करना। एक छात्र ने कहा, मेरी माँ ने कल रात प्रिंसिपल मैम का फोन किया, एक शिक्षक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए।
इस क्वेश्चन की जगह पे था कि एक बच्चे के दादाजी आए, उसने अपने सर से बोला कि मेरे दादाजी आए हैं, तो ये प्रश्न था। बट ये क्वेश्चन वहां से मैंने जो लिया वो वहां पर था, ठीक है। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि एक्चुअली में क्वेश्चन कौन सा सही था। बट आप लोग आंसर करना। ओह सचमुच तुम्हारी माँ ने कल रात प्रिंसिपल मैम को फोन किया, क्या उससे मिलने का समय मांगा था? प्रिय बच्चे, आपकी क्रिया के सही रूप में उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसे बजाना नहीं चाहिए बल्कि इसे बजाया जाना चाहिए। तुम ध्यान से नहीं क्यों नहीं सुनते? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसे बजाया जाना चाहिए, बजाया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है, मैं खुद भी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि एक्चुअली में क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। क्या आप में से किसी को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा है तो मुझे भी क्लियर कर देना। A student says, "My mother ringed principal ma'am last night." As a teacher, your response should be, आप एक टीचर के उसमें आप कैसा आप रिस्पॉन्स करोगे अगर कोई बच्चा बोलता है कि मेरी माँ ने प्रिंसिपल को कल रात फोन किया था। ओके, जहां तक मेरा है, मैंने इसको देखा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि आप रिस्पॉन्स करेंगे अगर कोई बच्चा आपसे खुशी से आके ऐसी कोई बातें पूछता है कि मेरी माँ ने कल प्रिंसिपल मैम को फोन किया, तो आप उसको एक कहेंगे ना, स्टूडेंट फीलिंग को समझते हुए अगर आप बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, ओ रियली तुम्हारी माँ ने सच में कल प्रिंसिपल मैम को फोन किया, उसने उन्होंने क्या कहा, तुमसे मिलने के लिए क्या? आप जनरली उससे उसके बारे में पूछेंगे, हाल चाल पूछेंगे। तो मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने सर्च भी किया है, कहीं पे आया नहीं है, बट उस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन इंक्लूड था। तो आई थिंक मेरे हिसाब से फर्स्ट आंसर इज राइट। जहाँ पे एक शिक्षक के की तरह आपको कैसा आप रिस्पॉन्स करोगे, तो मे बी अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं इसी तरह रिस्पॉन्स करना पसंद करूंगी कि अगर कोई बच्चा मुझसे आके अपने बारे में बता रहा है तो मैं उसके चीजों को पूछूंगी, ठीक है ना। ए इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से किसका पालन करते हैं? एक, आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास में, व्यक्तिवाद व विनिमय में, अच्छे पारंपरिक संबंध में, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार में। आपको बताना है कि फर्स्ट में ए और डी, सेकंड में ए एंड सी, और थर्ड में बी एंड ए, और फोर्थ में बी एंड डी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Children in primary school follow which of the following stage as a proposed by Lawrence Kohlberg? Obedience and punishment oriented, individualism and exchange, good interpersonal relationship, social construct and individual rights। अगर जो बच्चा प्राइमरी लेवल में है, जो पढ़ रहा है, तो वो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस चरण में आएगा? वो जो उन्होंने 3 लेवल्स बताए थे, उसमें जो स्टेजेस दिए थे वो स्टेज कौन सी होगी? आपको बताना है। ए एंड डी होगी, ए एंड सी होगी, बी एंड ए होगा, या फिर बी एंड डी होगा। व्यक्तिवाद, आज्ञाकारिता और सजा विन्यास, व्यक्तिवाद और विनिमय, अच्छे पारस्परिक संबंध, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। 28 का सभी आंसर करिए फटाफट। 2 क्वेश्चन और बचे हैं तो करके फिर हम क्लास को एंड करेंगे। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा थर्ड होगा, बी एंड डी। यानी जो फर्स्ट लेवल यानी प्राइमरी लेवल में है तो बच्चा किस एज का होगा? जो उन्होंने फर्स्ट लेवल की बात करी थी वो 9 वर्ष तक के 4 से 9 वर्ष तक के बच्चों की बात करी थी, ठीक है। उसमें 2 स्टेजेस दिए थे आपके, ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट, और सेकंड दिया था इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। अगर बच्चा प्राइमरी लेवल में है, फर्स्ट यानी फर्स्ट में है आपका, प्री कन्वेंशनल लेवल में है, और प्री कन्वेंशनल लेवल की 2 स्टेजेस हैं, ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड और इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ए एंड बी। तो थर्ड में उसने बी एंड ए किया है, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा, बी एंड डी।
ठीक है। क्वेश्चंस को काफी घुमा के पूछा गया है, उसके हिसाब से हमें देना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, बी एंड ए, यानी कि आपका ओबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन या इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज प्री कन्वेंशनल एज की बात हो रही है, ठीक है ना। ए एंड सी नहीं है, ठीक है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय एंड गुड वाला आपका आपका कन्वेंशनल में आता है, और सोशल कंस्ट्रक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स आपके थर्ड लेवल्स में आ जाता है, ठीक है ना। तो वो हमारा नहीं होगा। फर्स्ट लेवल में जो आएगा हमारा आएगा ओबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और सेकंड होगा हमारा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्शन, यानी कि जैसे को तैसा वाला, टिक फॉर टैग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, ठीक है। ए एंड सी नहीं होगा। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाला जो आएगा वो कन्वेंशनल लेवल में आ जाएगा, ठीक है। वो 10 से 13 वर्ष वाले में होता है, ठीक है। इसमें राइट आंसर नहीं मिला मुझे। चलिए 29 देखते हैं। निम्नलिखित वास्तविक रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं सिवाय इसके। यह घटनाओं का सटीक विवरण है, या एक बच्चे के व्यक्तिगत विकास या सामाजिक बातचीत का वर्णन करता है, यह पर्याप्त विवरण के साथ एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है, यह व्यवहार का व्यक्तिपरक प्रमाण है और इसलिए शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता है। The following are features of an anecdotal record. Expect it is an accurate description of event, is describe personal development or social interaction of child. It is a factual report with enough detail. It is subjective evidence of behavior and therefore does not provide feedback for schoolist areas. 29 का भी बोल रहे हैं। निम्नलिखित वास्तविक रिकॉर्ड की विशेषता है सिवाय इसके, यानी कि जो नहीं है। तो बाकी जो होगा वो तो हमारा राइट होगा कि यह घटनाओं का सटीक विवरण करता है, बच्चे के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का वर्णन भी करेगा, या पर्याप्त विवरण के साथ एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भी देगा। तो पूछा सिवाय इसके, मतलब कौन सा जो है वो नहीं है रिकॉर्ड की विशेषताओं के बारे में। तो यह व्यवहार का व्यक्तिपरक प्रमाण है, इसलिए शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता है। तो ये गलत हो जाएगा ना, कि नहीं करता है। शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिक्रिया को तो प्रदान करना है। अगर बच्चे का वास्तविक रिकॉर्ड हम बना रहे हैं तो सभी चीज एस्पेक्ट जो होंगे वो पॉजिटिव में जाएंगे, बट निगेटिव जो होगा कि ये शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता है, ठीक है। दिया था कि निम्नलिखित वास्तविक रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं सिवाय इसके, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो 29 का जो होगा राइट आंसर वो हमारा 4 होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, नॉट नहीं, यहाँ पे एक्सेप्टेड दे दिया था ना, सिवाय। क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि हमेशा आपको नॉट ही दे, ठीक है ना। बजाय, सिवाय, ये सब जो कुछ वर्ड होते हैं यूज कंफ्यूजन करने के लिए ही होते हैं, तो उनको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा, ये इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ, क्योंकि आपके जो पिछली बार ऑनलाइन हुआ था उसमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन बहुत पूछा था। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से जितने क्वेश्चन बनते थे सब हो गया था। ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बहुत पहले पूछा जा चुका, तो ज्यादा संभावना बनती है इस क्वेश्चन को आपको पूछने की, ठीक है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो जॉन डेवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात भी उन्होंने की थी, प्रोग्रेसिव विद्यालय की स्थापना भी उन्होंने की थी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की भी बात करी थी, ठीक है। तो जॉन डेवी जी को याद रखे रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सेकेंड, ठीक है। और जितने लोग भी जुड़े हो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक भी कर देना, और क्लास में ऐसे ही सब जुड़े रहना। थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया क्योंकि मैं चीजों को एक्सप्लेन करती हूँ, बिना एक्सप्लेन किए अगर मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ जाऊं तो मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कराने को। मैं इसको 20 मिनट में भी करा सकती हूँ,
ठीक है ना। तो अगर आप लोग कहेंगे कि मैं थोड़ा फास्ट करा दूं, जल्दी करा दूं, तो वो भी मैं करा सकती हूँ। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। 28 का एक होगा। कौन से क्वेश्चन में बोल रहे हैं 28 का एक होगा? 8 का एक होगा। ए एंड डी कैसे होगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। आप देखना, क्वेश्चन चेक करना, ये उसमें नहीं आएगा। ठीक है ना, एक नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, आपका फर्स्ट ए और बी होगा। ठीक है ना, आप एक बार फिर से रीचेक करके देख लेना फरा। ठीक है ना, ए और डी में है ना? नहीं, ए आपका वो ए और बी होगा। ठीक है ना, दोनों जो आपका ओबिडेंस एंड हो गया और जो इंडिविजुअलिज्म की बात हुई है उसमें है। ठीक है, चलिए, किसी को किसी तरह का अभी डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन में मेरा बस ये रहता है कि आपका क्लास में जो लूं वो बिल्कुल सही है। हाँ, तो डी नहीं था, वो सेकंड में था। ठीक है फरा, वो डी में इंडिविजुअलिज्म नहीं था, सॉरी, इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, वो बी में है, ए और बी में है। ठीक है शाहीन, 15। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। रोहित बोल रहे हैं ओके। तो मैं परफेक्ट कोचिंग को अगर देखूं तो बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स किया। अच्छा स्कोर है। क्वेश्चंस थोड़े से घुमा फिरा के थे बट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थे, इसीलिए मैंने आप सभी को कराया। और किसी को किसी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में भी बता देना। ठीक है, और किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो